बजट में वैक्सीन, किसान और चुनाव का तड़का, सैलरीड क्लास मायूस। create a future air pollution. हेल्थ सेक्टर को मिला पिछले बजट के मुकाबले 137% एलोकेशन। The data that I give now असम और पश्चिम बंगाल में रोड कॉरिडोर के लिए हजारों करोड़ रुपयों का ऐलान। बजट में एग्रीकल्चर पर खास फोकस, ई नाम के तहत 1000 और मंडियां जोड़ी जाएंगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स रियायत 1 साल बढ़ी। $1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए प्रावधान किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का ऐलान। उम्मीदें कितनी पूरी, कितनी अधूरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना के बीच, किसान आंदोलन के बीच, अर्थव्यवस्था के फिर से खड़ी होने की उम्मीदों के बीच, वैक्सीन के आ जाने के बाद सामान्य जनजीवन के जल्द बहाल होने की संभावनाओं के बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में क्या कुछ दिया गया या देने की घोषणाएं की गई, वो तो अभी दिन भर में आज ने आप रिपोर्ट्स में देखा ही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत सत्ता पक्ष ने बजट का जोरदार स्वागत किया है और विकास को तेज गति देने वाला इस बजट को करार दिया है। विपक्ष ने निराशा जताई है और बजट को छलावा करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने इस बात पर गहरी पीड़ा जाहिर की है कि बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक सुनने को नहीं मिला। यानी जहां राजस्थान को अलग से कुछ नहीं मिलने पर कांग्रेस ने निराशा जताई, वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन तमाम घोषणाओं का स्वागत किया जिससे पूरे देश को लाभ होना है, तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान भी उनसे लाभान्वित होगा। तो 2020 की फरवरी से 2021 की फरवरी तक का ये जो दरमियानी साल है, दुस्वप्न की तरह इसको गुजारने वाले भारत के नागरिक को ये बजट किस तरह की आस बंधाता है, आज इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि बजट में कितनी उम्मीदें पूरी हुई और क्या क्या रह गया अधूरा। कोरोना से टूटी इकोनॉमी को खड़ा करने वाला कहा जा सकता है क्या इस बजट को? और राजस्थान की उपेक्षा के आरोप कितने सही हैं? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राखी राठौड़ जी हैं, किशोर टाक साहब हैं, दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा हमारे साथ राजेश कोठारी जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं आप, रघुवीर पूनिया साहब हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और कुलदीप यादव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले राखी राठौड़ मैडम, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो दावा किया गया था निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि पिछले 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया होगा जैसा बजट इस बार आएगा, क्या क्या इस बजट में आपने देखा जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ? कैसे अभूतपूर्व था? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह से पिछला साल हम लोगों ने देखा कि एक अभूतपूर्व बीमारी जिससे हम लड़े, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी, उस बीमारी से भारत देश जो है वो लड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा इस बात को जरूर कि बहुत अनप्रेसिडेंट पोजीशन थी पिछले 1 साल में, और इसीलिए जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी इस बजट से कि टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया जाएगा या फिर
कोई अलग से कोविड सैस दिया जाएगा, तो वो चीजें अगर मैं कहूं कि जो लोगों की लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कर जो है वो भार जो है वो जनता पर दिया जाएगा, तो मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि इस तरह की कोई भी बात इस बजट के अंदर नहीं थी। जहां तक कोरोना काल, एक मिनट, इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि राहत अलग बात है, कोई और नया करों का भार नहीं लाद दिया गया, ये भी एक बड़ी बात है इस बजट की। देखिए जेपी शर्मा जी, पिछली बार जो स्थिति रही, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पिछले 1 साल में खराब रही, सरकार का लगातार इस बात पे फोकस रहा कि लोगों की थाली में खाना जाए। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हुए, 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड किया फ्री, 8 करोड़ से ऊपर जो है फ्री सिलेंडर्स दिए गए, लोगों के अकाउंट्स में फ्री कैश अमाउंट दिया गया। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट कोई भी अर्थव्यवस्था करती है तो उसको फिर से शूट अप होने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए होता है। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में विपक्ष द्वारा लगातार ये बात की जा रही थी कि कोई ना कोई कोविड सैस के नाम से कोई ना कोई कर वसूली की जाएगी, लेकिन उस वसूली को ना करके एक वी शेप रिकवरी के साथ में आगे बढ़ने वाला बजट है। और निश्चित तौर पे ये जो बजट है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक वैक्सीन की फॉर्म में रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े चाहे सर्वे में आए हो या हम देखें कि पिछले 3-4 महीने में जीएसटी कलेक्शन की हम बात करें, तो इन सभी ये शो करते हैं कि वी शेप रिकवरी की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। और ये पूरा बजट तो है उसी टारगेट को अचीव करने के पक्ष में है। वरुण जी, आप संतुष्ट होंगे इस बात से? जेपी शर्मा जी, चंट चालाक पाखंडी सरकार, हवा बांध छोड़ने वाली सरकार। एक मिनट सुनिए वरुण जी बात सुनिए। वरुण जी प्लीज देखिए मेरी बात सुनिए। आप जो भी कहें, शब्दों का तो ठीक है, चलिए आप दोनों की मित्रता आपस में, लेकिन आप जो भी कहें तथ्यों के साथ कहें। ठीक, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। आप देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की फर्टिलाइजर सब्सिडी इन्होंने कम कर दी। अभी बार बार कह रहे हैं हमने वी शेप। जनता के तो पेट में जब तक रोटी रोजगार नहीं होगा, जब तक आएगी वी शेप, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फोकस नहीं है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कितनी थी, कितनी कर दी? 70,000 समथिंग थी, करीब 10.9% कम कर दी। ठीक है। और आंकड़ों की जगलरी में बिल्कुल जाना नहीं, जगलरी में जाने की बात नहीं, मैं आपका सामान्य ज्ञान चेक नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ये चाहता हूँ कि राखी राठौड़ अगर आपकी बात का जवाब दें तो तथ्यात्मक तरीके से उनको जवाब देना पड़े, इसलिए मैंने आपसे पूछा। रेलवे पे आ जाते हैं, मोटी मोटी बात कर लेते हैं आम जनता के हिसाब से। रेलवे को आप जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर कंपनियों को या प्राइवेट लोगों को बेच दोगे। भाई क्यों बेच रहे हो रेलवे को? अगर आप बेचना चाहते हो या प्राइवेटाइजेशन चाहते हो तो आप उसमें डिफरेंस करिए। प्राइवेटाइजेशन चाहते हो तो आप वो अपना पैसा लेके अपनी रेल बनाए, अपने स्टेशन बनाए, जनता के पैसे से आप बना के सरकारी संस्थान उनको बेच रहे हो। सारा देश देख रहा है। LIC का क्या मतलब होता है? लाइफ इंश्योरेंस। आप जिंदगी का इंश्योरेंस विदेशियों के हाथ में देना चाहते हो। क्यों देना चाहते हो? पूरे देश में विश्वास था, प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस की आई, उन पे आज भी लोगों को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। LIC कराते थे सब। आज LIC को बेचने का कार्यक्रम, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट ही नहीं है। आप LIC जो सबसे लाइफलाइन है हमारी फाइनेंशियल जो संस्थान है, उनकी इंस्टीट्यूशन है, उसको बेचने के लिए तैयार हो। आप पिछले साल भी पीछे लग रहे थे, कोरोना काल की बात कर रहे हो। आप तो कमर तोड़ चुके थे नोटबंदी से इकोनॉमी की, आज दिन तक खड़ी नहीं हुई इकोनॉमी। आप एक बात मैं इसमें कह सकता हूं, जैसे ये कह रहे हैं, ये तो मैं तो सारी इसको आंकड़ों की जगलरी और मैं फॉर्मेलिटी मान रहा हूं बजट को। जनता को, आम आदमी को इन चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी, इनकम टैक्स में क्यों नहीं दी रिबेट? आप साल भर की बात कर रहे हो, महामारी। आप लूटना तो आम जनता को चाह रहे हो, व्यापारी को चाह रहे हो। जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, मध्यम वर्ग का आदमी, उसको इन्होंने कोई राहत नहीं दी। अब बात करते हैं श्रमिकों की। अरे वरुण जी, बहुत समय पड़ा है, करेंगे ना। आप मुझे बताइए कि मैं किस बात पे जवाब ले लूं। सारी बातें बोल दी आपने। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप बोल रहे हैं, कोविड के ऊपर मिसमैनेजमेंट की बात भी आप कर रहे हैं, किसानों की सब्सिडी कम कर दी है ये भी आप कह रहे हैं। तमाम चीजें आपने जो कही हैं, मैं एक एक करके आता हूं सबके ऊपर। राखी राठौड़ मैडम, ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है, ये बात केवल डॉक्टर वरुण पुरोहित की नहीं है, ये बात आम आदमी की है कि कोरोना के बाद में ये इस बजट को इस बूस्टर डोज के तौर पर उम्मीद की जा रही थी इस बजट से कि रियल्टी सेक्टर पूरा एकदम से क्रैश हो चुका है। ये हम जानते हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से ही हो गया था और कोरोना ने तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है। उसके खत्म होने के साथ साथ कितना बड़ा बाजार प्रभावित होता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक किस तरह से प्रभावित होते हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महंगाई जिस तरह बढ़ी है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद, वो भी आपको पता है। निजी क्षेत्र के ठप हो जाने के बाद निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी, सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे जो लोग हैं, जो आप ये कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है प्राइवेट सेक्टर की, वो लोग बेचारे घर पे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो बूस्टर डोज चाहिए थी, क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो मिल गई? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अभी जो रोटेशन था, लोगों के पास पैसा नहीं है
और जो इकोनॉमिक्स की भाषा ये बोलती है कि लोगों के पास में पैसा तब आएगा जब रोजगार होगा। अगर जेब में पैसा हुआ तो वो जाकर के बाजार में खरीदेंगे और उसी से इकोनॉमी जो है वो रोटेट करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 5.54 लाख करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जबकि वित्तीय घाटा सरकार का बहुत ज्यादा था, तो भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मेट्रो हो, इन सब पे। अगर हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होएगा तो इस इन्वेस्टमेंट पे जब रोड बनेगी, रेलवे लाइन जब बनेगी, मेट्रो कितने साल में बीच में बनेगा? इंटरप्ट करेंगे सर। हेल्थ कितने साल में बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर? एक साल में बनता नहीं मैडम, इनको बोलने 5 साल दीजिए लगेंगे। इनको बोलने दीजिए फिर आप या तो मेरी बात कर लें सर, आप मैं पूरा टाइम देंगे बोलने में, पूरा आप ले लो, लेकिन जनता को समझा दो। हाँ मैं समझा रही हूँ। जब इतना इन्वेस्टमेंट जो सरकार की तरफ से होगा, आप भी ये बात समझते हैं कि रोजगार तभी सृजित होगा जब पैसा सरकार की तरफ से मार्केट के अंदर आएगा। जब मार्केट के अंदर सरकार की तरफ से पैसा आया तो उससे जो सड़क बनेगी, रेलवे लाइन बनेगी, मेट्रो बनेगी, और उसमें लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और उससे उनकी जो कैपेबिलिटी है, पेइंग कैपेबिलिटी और जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार जो है वो, उसकी उम्मीद जो है वो इस बूस्टर डोज के साथ में की जा रही है। ठीक है। किशोर टाक साहब, आप तो आंकड़ों से तो दूर रहते हैं। बिल्कुल साहब, आप तो व्यापारी दुकान पर बैठकर क्या करता है और व्यापारी को क्या चाहिए होता है, किस तरह से चाहिए होता है, इसकी बात करते हैं। उस लिहाज से मुझे बताइए कि ये बजट जो अब पेपरलेस हो गया, उससे कोई फ़र्क पड़ा क्या? ये बजट अभूतपूर्व है क्या? ये बजट कोई बहुत बड़ा फ़र्क लाने वाला है क्या? है तो हमें ये भी मानना चाहिए कि है। किशोर टाक साहब। ऐसा साहब, ये बजट तो पूरा निराशाजनक है। कोरोना काल से हम लोग इतने परेशान थे और आप देखिए अभी 15 दिन पहले से ही ये आपका जो है नाइट कर्फ्यू हटा है। पिछले मार्च से ये फरवरी आ गया, परेशान ही थे हम। और बीजेपी कांग्रेस दोनों बैठी हैं, तो दोनों से सवाल होगा। तो आप मुझे ये बताइए, बीजेपी को भी ये चाहिए था कि केंद्र में जो बजट दे रहे हैं ये वही व्यापारी हैं, वही दुकानदार हैं जिन्होंने अपने दवाइयों की दुकान से आपको कोरोना काल में दवाइयाँ देके आम जनता को जिंदा रखा, राशन देके उनको जिंदा रखा। ठीक है साहब, जब आपने बाजार खोले तो बेचारों आपने उनको इक्विपमेंट्स तक नहीं दिए, उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी, फिर भी बेचारे बैठे रहे, अपने फोटो पे माला लगवाते रहे, लेकिन जनता की सेवा करते रहे। किसी ने आके आज तक नहीं पूछा। अगर एक दुकानदार कोई मर भी गया तो भी इन्होंने आके ये नहीं कहा कि साहब हमारे को आप सेवा करते हुए मर गए हो तो हम आपके साथ में हैं, या इन्होंने ये भी नहीं कि भाई ये मर गया है तो हम इनके आपको कुछ मुआवजा दे दें। दोनों ने कुछ नहीं किया बजट पे आइए। ठीक है साहब, लेकिन अब यह है कि ये जो इन्होंने आज बजट दिया है इसमें हम पूरी तरह निराश हो गए हैं। इसमें ना तो हमारी दुकानों के किराए का कुछ है, ना हम इसमें कोई ब्याज के अंदर जो इन्होंने मोरेटोरियम वाला जो था कि भाई ब्याज सरकार को दे देगी, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनको हम अभी तक पूरी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं है। और वापस बाजार कब कैसे उठेगा, हम आगे जिंदा कैसे रहेंगे। और हम लोग सारे मिडिल क्लास से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं। हमारा जो किचन है आप ये देखिए, रसोई के अंदर 50 रुपए अभी गैस के बढ़ गए। अब इनको ये भी नहीं है कि ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये कैसे जिंदा रहेंगे। और ये जो हम जो व्यापारी लोग हैं ये पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा मोदी सरकार से मिलेगा कि हमारा 1 साल का जो ये कमर जो टूटी हुई है थोड़ी सीधी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल निराशाजनक है और हमें इससे जो है बहुत ज्यादा निराशा हुई है। ठीक है। राजेश कोठारी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? राजेश कोठारी साहब, डॉक्टर राजेश कोठारी। हेलो हेलो हेलो। मेरा सवाल ये है कोठारी साहब कि हर बार फरवरी के महीने में बजट आता है, हर बार हम उम्मीद लगाते हैं। इस बार उम्मीदें कुछ ज़्यादा लगाई गई थी क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं। कोरोना के बाद का मामला था, दिल्ली में किसानों ने प्रेशर बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बजट में कमोवेश हर साल हम, वो जो टैगलाइन होती है ना, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी तरह से बजट बड़े बड़े दावों के साथ पेश किया जाता है। सत्ता पक्ष पीठ थपथपाता है अपनी और विपक्ष जो है उसको खारिज करता है, उसकी निंदा करता है। बात थोड़े दिन में आई गई हो जाती है। ये जो बजट इस दावे के साथ लाया गया है कि परिस्थितियां बदली हुई हैं, परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं, असामान्य परिस्थितियों के हिसाब से असामान्य बजट पेश किया गया है जो चीज़ों को ट्रैक पर लाएगा। इसके बारे में एक तबका ये थ्योरी देता है कि हो सकता है सीधे सीधे देखने से आपको ऐसा नहीं लगे कि बजट में आपको डायरेक्ट किसी तरह की राहत मिल गई है, लेकिन इसमें इस तरह का विजन दिखाया गया है कि साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे किसानों की आय दुगनी करने की बात है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, आत्मनिर्भरता की बात है। तो क्या आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर यह पाते हैं कि वो आंकड़ों से परे वो रहस्य, उस विजन का रहस्य इस बजट में कहीं छुपा हुआ है? राजेश कोठारी सर,
शमा साहब, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं आम व्यक्ति के रूप में बात करूंगा और ये कहते हैं ना, ये आम बजट है। निवेदन है कि इस आम बजट से आम आदमी गायब हो गया है, उसके सुख की चिंता सरकार को भी नहीं है। और मैं शायद आपको 3-4 बजट पर दिलाना चाहूंगा। हमने बात शुरू की थी स्टैंड अप इंडिया से, फिर हम बोले स्किल इंडिया पे, फिर हम मुद्रा योजना पे आए, फिर हम मेड इन इंडिया पर आए, फिर हम मेक इन इंडिया पे आए और हम आ गए हैं आत्मनिर्भर की ओर हम बढ़ गए हैं सर, जैसे सरकार कहती है। सर, इस बजट का मूल मंत्र क्या है सर? कि हर देशवासी खुद आत्मनिर्भर बन जाए, सरकार की तरफ नहीं देखे। सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि देखो भाई, मेरा है खजाना खाली, ठीक है ना, जैसे तुम अपनी व्यवस्था करोगे वैसे व्यवस्था मैं भी करूंगी, क्योंकि मुझे भी 80,000 करोड़ रुपए का लोन मैं मार्केट से उठाने वाला हूं, ठीक है ना। आप सुनिए मेरी बात, ये सरकार खोखली हो चुकी है और हद इस बात की हो गई है कि कोविड के नाम पर हमने जिस हिसाब से फिस्कल मिसमैनेजमेंट प्रस्तुत करा है, ठीक है, कोविड पे हमारी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो जीत के साथ साथ जो गहरे घाव अर्थ के फ्रंट पे लगे हुए हैं उसको भुलाए नहीं भूल सकते। 9.5% का डेफिसिट हो गया है, अगले साल वो 6.5% रहेगा। और हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इस देशात में क्या हो रहा है, क्योंकि आप इस समय कोशिश करेंगे कि एक नया जुमला हमें और सुनाई को दिया है कि बैंकों की हालत खराब है, पीएसयू बैंकों की, इसलिए उनके जो एनपीए है उनको ठीक करने के लिए हम एआरसी और एएमसी बनाएंगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, जब सरकार सत्ता में आई थी 6 साल पहले, 1,24,000 करोड़ का एनपीए हुआ करता था, जो आज की तारीख में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ का एनपीए आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये कहते हैं विरासत में मिला, अरे विरासत में 6 साल भी तो आपको दिए गए, आपने उन एनपीए को ठीक करने के लिए क्या करा? कोई जवाब नहीं है। हम 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी और डालेंगे। और सर, आप सुनिए, कोशिश करिए, सरकार क्या कर रही है? पहले आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईओसीआई ये सब डेवलपमेंट बैंक हुआ करते थे। पता नहीं क्या सरकार को समझ में आया कि डेवलपमेंट बैंक को खत्म करके कमर्शियल बैंक कन्वर्ट कर दिया। अब ये कहने लगे कि हमें भी कोई डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनानी है, पहले खत्म करना फिर बनाना। और अब यह बात तो कह लगे कि हम देखो भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो अब हमारे पास में जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, जिसको बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करा है, एसेट्स मोनेटाइजेशन। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास वैल्यूएबल एसेट्स है पीएसयू के रूप में, हम सब बेच के धरोहर बेच देंगे। और ये कहना चाहते हैं राखी राठौड़ है हमारे साथ यहाँ, भाजपा की प्रवक्ता। सुनिए एक मिनट कोठारी साहब, आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की और उसमें खास तौर पर आपने इस बात को अंडरलाइन किया कि एनपीए 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस मोर्चे पर, बैंकिंग के मोर्चे पर और डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर सरकार के फेल्योर को आपने गिनाया। मैं राखी राठौड़ से इस पर उनका कमेंट ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। बोलिए। जी पी शर्मा जी, आपने डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करी और अभी जैसे कोठारी जी कह रहे थे कि 9.5% का वित्तीय घाटा जो है सरकार के सामने है। डिसइन्वेस्टमेंट उन एसेट्स का किया जा रहा है जो कि नॉन पेइंग इन्वेस्टमेंट, जो नॉन पेइंग सिस्टम्स हैं, अगर उनका हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज देखिए, मैं एक हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी का भी एक स्टेटमेंट सुन रही थी, उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त जिन एसेट्स का हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो जो 20-30% सरकार का उसके अंदर भागीदारी थी, उसके हिसाब से आज इनकम उतनी ही हो रही है जितनी कि उस सिस्टम को अगर हम साथ लेके जाते तो होती। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार का जो वित्तीय घाटा है उसमें भरपाई होती है। अब जो इनकम सरकार की उस सिस्टम से हो रही थी वो इनकम एज इट इज रहती है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने भी कहा कि जो सरकारी आदमी होता है वो उस सिस्टम को उस तरह से नहीं चलाता है जैसा कि उसके जेब से पैसा वहां खर्च नहीं हुआ होता है, तो वो सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल रहा। और डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स का किया जा रहा है जो कि ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं। बीपीसीएल किसी में मानती हैं आप? बीपीसीएल किसी में गिनती हैं आप, जो आपको 60,000 करोड़ देता है सालाना और जिसमें आपकी 52% भागीदारी है? बिल्कुल। उसके डिसइन्वेस्टमेंट को आप इसी तरह से देखती हैं क्या? देखिए, उससे अल्टीमेटली सरकार को बेनिफिट ही होगा। बेनिफिट ऐसे होगा क्योंकि जब सिस्टम और अच्छा चलेगा तो जो परसेंटेज सरकार की वहां पर है ना, तो उससे नौकरियां कम हुई। और जैसा कि लगातार कहा जाता है कि सरकार एक वेलफेयर सरकार होती है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेस नहीं करना चाहती है। और इसीलिए अगर ऐसा कोई काम करने से जिससे वित्तीय घाटा कम हो, सरकार की इनकम कम ना हो, रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम ना हो, तो ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट के साथ में अर्थव्यवस्था को नॉर्मल करने के लिए ये काम किए जा सकते हैं। रघुवीर पुनिया, जिस रूप में परिभाषित कर रही हैं राखी राठौड़ इस डिसइन्वेस्टमेंट को कि ये पब्लिक वेलफेयर वाली बात है, सरकारें कल्याण के लिए होती हैं, लोक कल्याण के लिए होती हैं, व्यवसाय करने के लिए नहीं होती हैं, तो ये विनिवेश जो किया जा रहा है इन जो यूनिट्स हैं इनका, इसको हम इस परिभाषा में सही पाते हैं क्या? जेपी शर्मा जी, एक होता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होता है, वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है, वो गवर्नमेंट के पास होना बहुत जरूरी होता है। जैसे रोडवेज है, वो एक सेक्टर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, एक एयरलाइंस गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL है जैसे, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और डिफेंस सेक्टर है वो पूरा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार को कभी भी इमरजेंसी जरूरत पड़ सकती है। जैसे रेलवे है, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। रही बात घाटे का बेचना, सरकार को काम नहीं करना चाहिए। वो राखी राठौड़ जी होटल इंडस्ट्री के लिए ये कह सकती है कि होटल इंडस्ट्री चलाना सरकार का काम नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि BSNL चलाना सरकार का काम नहीं है। अभी कोविड के अंदर हमने देखा, कोविड में सबसे पहले कौन से डॉक्टर्स ने साथ दिया हमको? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दिया या सरकारी हॉस्पिटल्स ने दिया? हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे तो हम कोविड का मुकाबला कर पाए। अगर इसी तरह से हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते तो हम कोविड का मुकाबला कैसे कर पाए? हमारी पुलिस थी जिसने पूरा जी जान लगाकर कोविड के अंदर कंट्रीब्यूट किया। अगर ठेके के सिक्योरिटी कर्मचारी होते तो क्या? शर्मा जी, हेलो जी सर, मेरा निवेदन यह है कि ये जो बात कही जा रही है तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि हमने हिंदुस्तान जिंक का डिसइन्वेस्टमेंट करा, हमने ITDC का डिसइन्वेस्टमेंट करा, जो कि प्रॉफिटेबल वेंचर था सरकार का। बात पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आता हूँ आपके पास। हाँ, पुनिया साहब अपनी बात खत्म करिए। डॉक्टर साहब आता हूँ आपके पास, आता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए पुनिया जी, अपनी बात खत्म के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में राखी राठौड़ जी की बात है वो पार्टली करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है वो सरकार के पास, सरकार के कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। आज अगर सरकार की कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है। और हॉस्पिटल के मामले में हमने देखा। सेकेंडली, इस बजट के बारे में कुछ मैं की पॉइंट्स बता रहा हूं। इस बजट में 2-3 चीजें शर्मा जी मेरे को अच्छी देखने को मिली। एक तो आप पिछले सालों में सुन रहे थे कि मैंने एक 7 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी 6 लाख रुपए की, मेरे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। एक मैंने 7 साल पहले कोई प्रॉपर्टी बेची थी, उसका नोटिस आ गया। कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका नोटिस आ गया। तो वो समय सीमा इन्होंने घटाकर 3 साल कर दी है। इसके ऊपर मैं आऊंगा आपके पास, इसके ऊपर मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए, एक मिनट पुनिया साहब, वापस आता हूं मैं। ये फिर तारतम्य टूट जाएगा। पहले राखी राठौड़, आपने जो डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कुछ बोला उस पर राखी राठौड़ रिएक्ट कर रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर कोठारी आप जो कह रहे थे उस बात को लेकर आऊंगा। मैं जीपी शर्मा जी ये कहना चाहती हूँ, पूनिया साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ सेक्टर्स का एग्जांपल देना चाहूंगी जहां पे अपन ने FDI को अलाउ किया और उसके बाद लोगों को सुविधा मिली है। जैसे BSNL की बात है, अभी बहुत सारे अपने पास में टेलीकॉम जो है अपने पास में, और उसके माध्यम से लोगों को सस्ती व्यवस्था मिल रही है। एविएशन की मैं बात करूं तो आज पहले हमें लगता था कि हम हवाई यात्रा करना एक नॉर्मल वर्ग के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके आने के बाद से लोगों के लिए ये एक जेब के साथ एक मतलब ऐसा हुआ है कि पॉसिबल हो पाया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो कई जगह पे बेनिफिट होता है, और मैं पूनिया जी की बात से इस बात से सहमत हूं कि सरकार के पास में ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा सड़क का काम है, जैसे मेडिकल का काम है, ये सरकार के हाथ में। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात सबको समझ में आती है, एक हद तक सबको, आम आदमी को भी समझ में आती है कि कल तक BSNL की एक सिम लेने के लिए आपको मंत्रियों से फोन कराने पड़ते थे, और आज दिन में 10 फोन आपके पास आते हैं कि सर पोर्ट करा लीजिए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। तो इसके फायदे तो हैं। कोठारी जी, आप जो कर रहे थे उस बात को संक्षेप में पूरा करिएगा। कोठारी जी। सर, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि शायद हम डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हम समझ ही नहीं पाए हैं। बीमार एसेट्स नहीं बिकती हैं, प्रॉफिटेबल एसेट बिक जाती है। वो हिंदुस्तान जिंक का उदाहरण ले लीजिए, वो ITDC का उदाहरण ले लीजिए। सरकार की जो एसेट्स काम की नहीं, वो आज भी वहीं की वहीं पड़ी हुई, डिसइन्वेस्टमेंट तो पूरा नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता तो हर साल जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो हम पूरा करते। हमारा किसी भी साल में डिसइन्वेस्टमेंट का सरकार का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। सो कहने का तात्पर्य है कि इस बजट के जरिए जो हम लोग 1,75,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए मोबिलाइज करेंगे, वो डाउटफुल है। दूसरी बात सर, मैं आप बहुत संक्षेप बात करना चाहता हूं अपनी बात, कि इस बजट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, आप सबको बढ़ी हुई प्राइसेस में जीना आना चाहिए। गैस, कुकिंग गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, आप या तो खाना छोड़ दीजिए, खाना बनाना है कुकिंग गैस के ऊपर तो आप अभी जेब से ज्यादा पैसा निकालिए। मैं आपको इस मामले में कोठारी जी, मैं एक अपडेट देना चाहूंगा आपको। आगे जाकर हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के जैसे नियमित रूप से दाम बढ़ते हैं वैसे बढ़े, लेकिन ये बात साफ की गई है, शाम होते होते इस बात को साफ किया गया कि जो सेस बढ़ाने की बात है पेट्रोल पर और डीजल पर, वो एक्साइज ड्यूटी में से उसको एडजस्ट किया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी, उसी में से सेस निकाला जाएगा, तो उपभोक्ता के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कुलदीप यादव साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बजट पर बहस आप देख रहे हैं और अब हमारे साथ कुलदीप यादव जुड़े हैं। कुलदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, मध्यम वर्ग, जिसमें कर्मचारी वर्ग आता है, और ये वर्ग हर साल करीब करीब मायूस ही दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा नज़र रहती है टैक्स स्लैब्स के ऊपर कि उनमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो शायद कुछ राहत मिले, नहीं तो जो कमाया हुआ है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही दे देना है। और क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई, कितनी मायूसी हुई, यादव साहब? आम जनता, सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्ग, तीनों को सरकार ने पीसा है। जो सेंटर की सरकार है उन्होंने जो स्थिति करी है आज, तीनों वर्गों में भयंकर, मध्यम वर्ग की बिल्कुल कोरोना के टाइम पे लुटाई हुई, अब बजट में जो आशाएं थी उसमें लुटाई हुई। जो बजट पेश किया गया जेपी जी, इसमें अमीर वर्ग को तो मिली सब्सिडी, गरीब को मिली रिबेट, मध्यम वर्ग बच गया, उसको मिली आपकी डिबेट। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा छलावा किया गया है बजट के नाम से। जो भी राखी राठौड़ जी कह रही थी टैक्स नहीं बढ़ाई, जो राखी राठौड़ जी कह रही थी टैक्स नहीं बढ़ाई। आपने जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी थी, जो सब्सिडी मिल रही थी, वो सब्सिडी कहां गई एक साल से? आपने 27 उपक्रमों को, जो सरकारी उपक्रम थे, उनको बेचा, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। क्या उनमें सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा था? सरकारी लोगों पे जो 3-4 लोग इंडिया में हैं, आज उनकी पूंजी सरकार में इतनी बढ़ गई सहभागिता के कारण। सरकारी उपक्रम में जो मजदूर काम करता था, जो भारत का नागरिक काम करता था, उसका शोषण करके उसको पूरे को पूरे को निकाल दिया गया। तो देश की अर्थव्यवस्था मजदूरों से उठती है, किसान से उठती है। जब तक किसान और मजदूर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, क्या ये पूंजीपति देश को उठा सकते हैं? क्या किसी भी संभव तरीके, कोई भी चीज में संभव नहीं हो सकता जब तक मजदूर, किसान किसी चीज को अपने मेहनत से नहीं उठाएगा। क्या जरूरत है इनको देश को उपक्रमों को बेचने की? आज जो रेलवे लाइन की बात कर रहा है माननीय मोदी जी, ये रेलवे लाइन मात्र वेयर हाउसों के लिए बिछाई जाएगी। क्यों बिछाई जाएगी? आम जनता के लिए बिछाइए। वेयर हाउस एक प्राइवेट सेक्टर है, उनको आप कहिए आपको वेयर हाउस में लाइन चाहिए, आप अपने पैसे से लाइन बिछाइए। मात्र 4 या 5 लोगों को फायदा देने के लिए बजट पेश किया गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है, राजस्थान का इस बजट में कोई नाम नहीं। क्या राजस्थान भारत का अंग नहीं है? भारत का अंग होते हुए भी राजस्थान का नाम क्यों नहीं लेगा? इतनी दुर्भावना से बजट क्यों? क्या कारण रहे माननीय मोदी जी के? आज किसान 2 महीने से बैठा है दिल्ली में, कोई ना कोई कारण तो है। जो इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं, देश बिल्कुल असंतुष्ट है। 2023 से बात नहीं है, भारतीय नागरिक है, भारत के एक प्रदेश है, 33 जिलों में राजस्थान भी एक प्रदेश है। 33। हाँ, ठीक बात है। नहीं, आपने वैलिड पॉइंट उठाए। आपने 2 बातें कही हैं। देखिए, मुख्य तौर पर राजस्थान की बात पर तो मैं आता हूँ बाद में, लेकिन कर्मचारियों के नुक्ते नज़र से तो सोचा ही नहीं गया। ये कुलदीप यादव जी ने ये बात उठाई कि आप अगर प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं तो जो हमारे देश में सरकारी नौकरी का इत्मीनान पाने के लिए आदमी मतलब अपना सब कुछ छोड़ करके जैसे तैसे सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आदमी क्या से क्या हो जाता है हम सब जानते हैं। वो सरकारी नौकरी हासिल कर ले और उसके बाद पता चले कि अब जिस विभाग में क्या आप नौकर थे, सरकारी नौकर, वो विभाग ही सरकारी नहीं रहा, तो कर्मचारियों पर क्या बीतेगी? शर्मा जी, आपने जो सवाल किया उसी में आपका जवाब भी था। आपने कहा मुझे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए ना जाने लोग क्या क्या करते हैं और पाने के बाद ना जाने क्या क्या हो जाते हैं। नहीं, वो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है जी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बेहतर काम लेने के लिए उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो ये आप अपना फेलियर स्वीकार कर रही हैं कि आप सरकार के तौर पर अपने कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपको उनको निजी हाथों में सौंपना पड़ रहा है। एक मिनट, लेट मी आंसर। आप बिल्कुल ठीक बात कही आपने ये वाली, और मैं इस बात को मानती हूँ। एक्चुअली क्या है जेपी शर्मा जी, कई सालों से जो हमारे देश के अंदर सरकार रही, एक धर्रा इस तरह का बन गया कि सरकारी कर्मचारी जो है वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करता, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, उस एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं करते जिस तरह से प्राइवेट के साथ में काम किया जाए, मुझे लगता है कि काम करने वाले आदमी को कहीं प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी विभाग में काम कर रहा है और प्राइवेट विभाग में काम कर रहा है। अगर काम करना है और वही सैलरी रह रही है, आपकी नौकरी नहीं जा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, मैं फिर कहूंगी कि ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी होती है जिसके माध्यम से जो वित्तीय घाटा है वो सरकार अपना कम करती है। और अगर काम करना है तो चाहे प्राइवेट नाम हो चाहे गवर्नमेंट का नाम हो, आपको रोजगार मिल रहा है, रोजगार कहीं पे भी जा नहीं रहा है। और जैसा यादव साहब ने कहा, मुझे लगता है कि यूनियन बजट है, हमें पूरे देश को एक संघीय ढांचे की तरह सोच के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा मेरा मेरा, अगर हम सब कुछ लेके चलेंगे तभी। आप देखिए इस वैश्विक महामारी के अंदर नहीं, मेरा मेरा की बात नहीं है, बात यह भी तो है कि केरल क्यों, पश्चिम बंगाल क्यों, आसाम क्यों, तमिलनाडु क्यों और राजस्थान का नाम क्यों नहीं? पूरा 2 घंटे तक सुनते हैं वरुण पुरोहित जी, ये कह रहे कि राजस्थान का नाम ही सुनने को नहीं मिला। मैं इसका भी जवाब देती हूँ, आपने कहा जिन 4 विधानसभा, जिन 4 स्टेट्स के अंदर जो आपने बात की कि वहां पर कुछ अलग से अलॉटमेंट हुआ है बजट का, तो देखिए क्या है, जैसे असम में बात करूं, वहां पे जो उग्रवादी है उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप भी समझते हैं इस बात को कि अगर हमें पूरी अपनी सीमाओं को ढंग से रखना है तो हमें उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे डेवलप करना पड़ेगा। जहां तक राजस्थान की बात है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी अभी हमारे पास में आया। देखिए, मैं एक बात बोलूं कि आपको एक राय दूं क्या? राजनीतिक तौर पर इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसा आप भी कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस भी करती है। राजस्थान में अगर झालावाड़ में मिनी सेक्रेटेरिएट बनता है तो जोधपुर में एम्स बनता है, सारे राजस्थान के 32 जिलों में तो नहीं बनता। तो ये स्वाभाविक है कि लोग आपसे अपेक्षा करते हैं और आपको अपने जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। अब हम ये कहें कि आसाम में साहब सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इस साल ऐसा करना, तो ये 2021 में नहीं हुआ, 2020 तक भी ऐसा रहा होगा और आगे भी रहेगा। देखिए, तो यूनियन बजट के अंदर जेपी शर्मा जी, जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेके चलना पड़ता है। जहां पे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, अगर वो प्रॉब्लम वहां लग रही है तो वो सरकार वहां पे स्पेशल एलोकेशन करती है। जहां तक राजस्थान, सर एक मैं बात कंप्लीट कर लूं, राजस्थान की बात है, मैंने बताया आपको कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगा 5.5 लाख करोड़ का, और उसके अंदर जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर बना है अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई है। अभी रेलवे के लिए जब 1000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है, उसमें राजस्थान के माध्यम से भी रेलवे जाएगी। जब रोडें बनेंगी तो राजस्थान में भी बनेगी। तो फिर रेलवे की बात करना कि कहीं रेलवे जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रेलवे बना रहे हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन देखिए एक बात है, ये कौन सी इकोनॉमिक्स है भाई? लेकिन एक बात तो माननी चाहिए, एक बात माननी पड़ेगी, राजस्थान के आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है, और ईस्टर्न कैनाल का लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान करके गए थे प्रधानमंत्री, उसकी हर बजट में उम्मीद लगाई जाती है, वो नहीं हो पा रहा। सर मैं एक बात इस बात पे कहना, जल वाली बात पे कहना चाहूंगी। आपने जल जीवन मिशन के लिए जो अर्बन एरिया है उसको भी कवर किया गया है, और उसके लिए भी आप देखिए स्थिति ये है कि आज 70 साल के बाद भी हर नलके में पानी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आज, तो वो स्थिति सुधार लाने में समय लगेगा। जल जीवन मंत्रालय अलग से बना और उसके लिए अलॉटमेंट हुआ, उसमें राजस्थान भी आएगा। चलिए पूनिया साहब, कर्मचारियों की बहुत सारी चिंताएं सामने आई, कुछ अच्छी बात आप बता रहे थे जो उनको राहत दे सकती है, बोलिए पूनिया जी संक्षेप में। सर कर्मचारियों के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई अच्छी बात नहीं है। कर्मचारियों के कॉन्टेक्स्ट में तो एक ही अच्छी बात है कि सरकारी कर्मचारियों को कोरोना में भी तनख्वाह मिलती रही, और बहुत सारे लोगों के धंधे ठप पड़ गए, उनकी इनकम घटी नहीं, है ना? नहीं तो आज बहुत सारे लोगों का धंधा लॉकडाउन करके बंद कर दिया और सरकारी कर्मचारियों ने उसका लॉस नहीं भुगता, वही उनके लिए एक अचीवमेंट, वो सरवाइव कर गए आराम से। अदरवाइज उनकी भी तनख्वाहें आधी होने की बात चल पड़ी। और कुछ आप अच्छी बात बता रहे थे, अच्छी लगोगी। एक तो इन्होंने जो पुराने केसेस की इंक्वायरी का टाइम था वो 3 साल कर दिया है, तो अब 7 साल और ये 8 साल तक का मामला नहीं होगा। अगर कोई 50 लाख से बड़ा मामला है तो 10 साल की करेंगे, अदरवाइज 3 साल से पुराने नोटिसेज नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, एक ये जो छोटे इनकम टैक्स की डिमांड वगैरह निकल जाती थी, उनके लिए एक परमानेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बना दी है कि अगर 10 लाख से छोटे टैक्स का कोई, छोटी इनकम का कोई डिस्प्यूट है और 50 लाख से छोटा टैक्स पेयर है, तो उसको परमानेंटली अपना उस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में अपना मैटर ले जा सकता है, जिसमें वो अपनी पेनल्टी वगैरह माफ करवा के, कुछ अभी स्कीम तो डिक्लेयर नहीं हुई है। दूसरा, जो खास करके अपने सिक्कर झुंझुनू में छोटे छोटे स्कूल और हॉस्पिटल हैं, उनको 5 करोड़ तक वालों को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, ट्रस्ट के स्कूल और हॉस्पिटल्स को। इतना ही। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर। यादव साहब, किस तरह की अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई आपकी, उनको मैं दोबारा आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अब स्टेट बजट आ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस थे जिसमें आपको मायूसी हाथ लगी, लेकिन आपको राज्य सरकार से वो उम्मीदें हैं? कुलदीप यादव साहब।
जब सेंटर ने ही कुछ नहीं दिया तो राज्य सरकार से आशा कैसे? मेन कर्मचारी की है इनकम टैक्स स्लैब की, वो स्लैब मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विगत 1.5 साल से कर्मचारियों को जो डीए फ्रीज कर दिया, अगले जून तक की ऑर्डर हो गई। आज हर कर्मचारी डीए की आस लगाए बैठा था। माननीय पूनिया जी कह रहे थे कोरोना काल में भी कर्मचारियों को तनख्वाह मिली है, झूठ बोल रहे हैं। पढ़े लिखे चार्टेड अकाउंटेंट है। आज जो कर्मचारियों ने काम किया कोरोना काल में, इस चीज को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? कोरोना काल में कर्मचारियों ने पैसा दिया, 15 दिन की तनख्वाह कटवाई, हर महीने 2-2, 3-3 दिन की तनख्वाही दी। क्या ये पैसा कहाँ गया हमारा पूनिया जी? आप लोग चार्टेड अकाउंट हो तो आपको देखना चाहिए, हमारे पैसे का आकलन करके बताइए। जो 7.5 लाख कर्मचारी रेगुलर संविदा के कर्मचारियों तक ने जो पैसा दिया, आज लगभग 16,000 करोड़ रुपया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। आप कैसे इस चीज को भुला रहे हो? कर्मचारियों ने कोई सरकार को मदद नहीं की, बिना घर बैठे तनख्वाह लिए एक भी कर्मचारी घर नहीं बैठा। आज जो आंकड़े आए, सर्वे हुए, घर घर जाके सर्वे किया, किन लोगों ने किया था? सरकारी कर्मचारियों ने किया था। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। पूनिया जी, आप इस चीज को सरकारी कर्मचारियों के आप इनकम टैक्स की स्लैब हमारी जो आती है उसको आप भरते हो ITR को, उसमें ही देख लो। एक मैंने ये नहीं कहा उनकी सर तनख्वाह कटी है, 15 दिन की तनख्वाह हमारी आप दिलवा सकती हो क्या? ये दरअसल किशोर टाक इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर 15 दिन की तनख्वाह कटी है, हर महीने 3 दिन की। सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से डेडिकेशन दिखाया कोविड में, उसी तरह दुकानदारों ने भी तो दिखाया, लेकिन उनके तो हित फिर भी एक हद तक सुरक्षित हैं। दुकानदारों का तो कोई धनीधोरी नहीं है। किशोर टाक, ऐसा साहब के व्यापारी जो है वो दाता है, ये मैं आपको आज खुले खुले बता दूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, व्यापारी कमा के दे रहा है। आप जीएसटी लेते हो, उसके अंदर 50% राज्य का होता है, 50% केंद्र का होता है। उसके बावजूद हमारो क्या मिला? हमारी जान चली गई, उसका भी कुछ नहीं मिला। और ड्यूटी पूरी दी है। और कर्मचारियों को आप ये मान के चलिए कि जो व्यापारी है, जो कुछ भी लाभ होता है वो सारा अपने घर लेके नहीं जाता। सरकार के पास में इतनी नौकरियां नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा नौकरी हम लोगों ने दे रखी है देश की जनता को। उन लोगों का घर हम लोगों ने चलाया है। हमने हमारे घर में खाना नहीं खाया है, लेकिन हमारे कर्मचारियों के यहाँ हमने तनख्वाह पहुंचाई है, राशन पहुंचाया है। ये चीजें आप लोगों को दिखती नहीं है। आप लोगों को ये दिखता है 1 तारीख हो गई, पगार कैसे आएगी, कट गई 2 दिन की, उसमें चिल्लाने लग जाते हो। लेकिन यहाँ तो क्या है कि हम आज भी हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बाजार है, आप जैसे हमारा MI रोड है जयपुर का, हमारे पदाधिकारी हैं वहां पे सुरेश सैनी जी, उनसे मैंने जिक्र किया तो ये मालूम चला रोज का उस बाजार का जो बिक्रा होता है 10 लाख रुपया टैक्स का रोज सरकार में जमा हो रहा है। 10 लाख रुपया जो बाजार और जो दुकानदार आपको कमा के रोज दे रहे हैं, आप उनको पिछले 70 साल में 10 रुपए नहीं दिया। आपने उनके बाजार को नहीं सुधराया। आपने उन लोगों के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह नहीं बनवाए, पूरी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन 10 लाख रुपया आप रोज ले रहे हो और 1 तारीख को आदमी आपका आ जाता है कि अगर टैक्स नहीं दिया तो हम आपसे पेनल्टी भी लेंगे, ब्याज भी लेंगे, आप हमारे को ये दीजिए। आप इस स्टैटिस्टिक्स में भी आइए ना। आप सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हो, या तनख्वाह भी हम दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा है, दुकानें हमारी है, घाटा होता है हमारे को होता है। हम लाख रुपया कमाते हैं, उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर हमने 50 साल कमाया, अगर मान लो 1 साल हमने नहीं कमाया, तो ऐसा कोई होना चाहिए कि भाई हमको इनकम टैक्स की जगह लॉस टैक्स भी हो। सरकार को जो भी 30% हम दे देते हैं, आपको तो नुकसान हो गया, उसका कोई चिंता ही नहीं है। आदमी हमारा मर जाता है, लेकिन यादव साहब क्या मिलता है उसका? डॉक्टर साहब, यादव साहब का पॉइंट भी वैलिड है। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, एक दौर याद कीजिए आप, 6 महीने 8 महीने पहले मई जून में क्या स्थिति थी। आदमी ये सोच रहा था कि घर में अगर गांठ में पैसे रखे हुए, इनसे अगर खा सकते हैं खा लो, नहीं तो बाहर तो नहीं निकलना है। नौकरी छूट जाए, दुनिया छूटे, कुछ भी हो जाए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल, पहले जान बचाओ। जान बचेगी तो लाखों पाएंगे। ये सोच के आदमी जब बैठा था, तब कई महकमे के लोग, सरकारी महकमों के, निश्चित तौर पर दुकानदार उस वक्त थे ही मैदान में, लेकिन सरकारी के महकमों के बहुत सारे लोग ऐसे थे। सरकार की आय हो कहां से रही है? टैक्स तो हम दे रहे हैं। अब अगर बीच में जिस दिन बाजार बंद थे 2 महीने, इनकी हालत पतली हो गई थी, कोई टैक्स ही नहीं आ रहा था इनके पास। ठीक है। अब उसके अंदर कोरोना में आपने दुकानें खुलवाई, हमने खोली, हमारी सेफ्टी की चिंता नहीं की। ये तो कहते हैं कितना माल बिक गया उसका टैक्स दे दो हमारे को, और वो हमने टैक्स दिया है बराबर। तो इन आज पिछले 70 सालों में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, किसी ने हम लोगों को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे दुकानदार है,
ठेले वाले हैं, ट्रांसपोर्ट, चल, ठीक है इनका सर। कोई ध्यान ही नहीं दिया। राजेश तो मैं तो कोठारी अब जी। चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी को हमारा ध्यान दें कम से कम। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत शोर मचा के और गाली गलौज से सब बात करते हैं। मैं तो यही चाहूंगा क्या कि बेकार वो बात कम है, से ठीक है, कम- ठीक है, कम से नॉनसेंस बात कर रहे हो, कम- किसको गाली गलौज करी अब- मैंने? सुनिए, अब- किसको गाली गलौज करी मैंने आपको? सुनिए, क्या बोल रहे हो आप यहाँ पर टीवी आपकी पे? कुछ नहीं बोल रहे, सुनिए। क्या भाषा बोली मैंने आपको? कोठारी साहब, अरे किससे गाली गलौज करी पहले आप? भी अपने किशोर जी, बारे में बोल सकते हो टीवी के ऊपर जोर आप इस से बार? बोलने से कुछ नहीं होता। जबरदस्ती करके की बात दिखाओ। कर रहे हो वहाँ बैठ करके? आइए आप करके दिखाओ। क्या मैंने किसको मेरी गाली में किया आपको? आपको करना है मैंने तो क्या भाषा बोली करके आपको? कैसे बोल सकते हो टीवी के ऊपर आप? भाषा जो थोड़ी है सुनिए ना। वो ऐसी होती है जब समय आ कोई गया। बात नहीं, और कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात आप करके नहीं। दिखाओ। किशोर जी सुनिए, अरे सुनिए किशोर जी, कुछ नहीं होना। किशोर जी सुनिए, सुन लो सुन लो, सुन लो। आपसे ज्यादा जोर से मैं बोल सकता हूँ। किसको गाली गलौज करी मैंने? आप पीड़ित हमें, आप पीड़ित नहीं हो। आप आगे भाषण मार रहे थे यहाँ पे, हम भाषण नहीं मारते, हम लोगों को आप तकलीफ क्या हो रही है। भाषण नहीं मारते हो ठीक तो? ठीक 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 ठीक। अब एक महत्वपूर्ण सवाल का मेरे को जवाब ले लेने दो प्लीज। सुनिए, डॉक्टर राजेश कोठारी, जैसे सर, मैं सुन रहा हूं। नोटबंदी को इस दावे के साथ प्रस्तुत किया गया था कि भ्रष्टाचार का एक झटके में इलाज है, जैसे जीएसटी के बारे में ये कहा गया था कि ये पूरे तंत्र का जो है वो स्वरूप ही बदल देगा और कर देगा। कर प्रणाली बेहतर होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। ऐसे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। उस तरीके से कोई एक मास्टर स्ट्रोक क्या आपको लगता है जो किसी बजट में आए और इस देश का हर आमो खास ये महसूस करे कि हाँ ये तो आमूलचूल परिवर्तन करने वाली घटना होगी? कोई एक चीज आपको ऐसे लगती है? कोठारी साहब, बहुत संक्षेप में। सर, मैं चाहता हूं कि सरकार ये घोषणा करे कि आज के बाद कोई इनकम टैक्स पे नहीं करेगा। मेरा पैसा है, मेरी बचत है, मैं जहां चाहूं उसको निवेश करूं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इतने बड़े महकमे ने क्रिएट करे हुए हैं। सरकार को ये बिल्कुल भी समझना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति को हम किस तरह निचोड़ सकते हैं। इसको छोड़िए, वो छोटा उद्योगपति, व्यापारी, मजला, कर्मचारी, रोज कमाने वाला, सब त्रस्त है सरकार से। जिन्होंने सरकार को वोट देकर जिताया वो भी सरकार से परेशान है, क्योंकि इसकी नीतियां दूरदर्शितापूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर का ज्ञान नहीं वो फाइनेंस मिनिस्टर है। जो 12th पास वो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बना। ये बड़ा भ्रांति वाला समय निकल रहा है। सरकार को ये चाहिए, बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि पहले देश फिर बाद में पार्टी। यहाँ क्या पहले पार्टी, इसलिए बंगाल, तमिलनाडु में आप रोड और सब दिखाया आपको। 25 सांसद बहुत बढ़िया, लेकिन मैं बहुत मानता बढ़िया। हूँ कि ये बात हर आमो खास, मुझे लगता है कि इस बात से व्यक्तिगत रूप से 25 राखी सांसद राठौड़ देने की के इस बात बाद से इत्तेफाक भी रखते होंगे, वरुण पुरोहित भी रखते शर्मा होंगे, साहब, किशोर टाक भी, कुलदीप शर्मा यादव। साहब, अब इसके विकल्प क्या हो सकते हैं और क्या व्यावहारिक हो सकता है जिससे सरकार, ये क्या ये बात व्यावहारिक हो सकती है या इसको कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकता है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।